सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल के अंदर। एंड लेट्स डिस्कस आज के जो टॉपिक्स हैं पेपर के अंदर जो आए हैं। तो केमिस्ट्री में भी नोबेल प्राइज आ गया है, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वांटम डॉट्स के बारे में, फिजिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। अब इनमें संडे को देखना, कल हो सकता है कि काफ़ी बड़ा आर्टिकल आए, सारा जो एक्सप्लेन होगा कल तो नहीं, मतलब संडे को। फिर मेंस का क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा, स्टेट पॉपुलेशन एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, ब्लू वॉकर 3 सैटेलाइट, यू हैव दिस what we call it as a blue walker 3 satellite, blue walker 3 satellite, इसके बारे में साइंस का टॉपिक है। देन वी हैव क्लाइमेट पॉली क्राइसिस, ये नया कंसेप्ट है एनवायरनमेंट के अंदर, एडिटोरियल के अंदर ये टॉपिक्स है। ठीक है, तो जो भी हमारा डिस्कशन रहेगा उन्हीं टॉपिक्स पे रहेगा जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से रहते हैं। ठीक है, कई बार क्या है कि कई टॉपिक्स आते हैं जिसमें बहुत सारी कहानियां होती हैं, अब उसे हमें इग्नोर करना है। जैसे आपको इंटरेस्ट है कि चलो इसको स्टडी करना चाहिए, कहानियां, थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका आ रहा है, तो आपका इंटरेस्ट है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बट वी हैव टू डिस्कस द कंटेंट विच इज़ फ्रॉम यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव कंटेंट, वही हो जो जैसे बोलते हैं ना, नहीं, कंटेंट वही हो जो यूपीएससी मन भावे। ठीक है, तो बताना। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीलिम्स बूस्टर की बात करें तो यहाँ पे मैं आपसे ये टॉपिक्स डिस्कस करूँगा। 3 टॉपिक्स हैं, कैबोम्बा फुरकुटा कोल वेटलैंड्स, कॉफे पोसा एक्ट 1954, ये आपका प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से जो टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मेंस का क्वेश्चन भी मैंने प्रिपेयर किया है। और सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप आप लोग डाउनलोड करें, ऐप जो है ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। और इसमें जो आपका इम्पॉर्टेंट कोर्स भी चल रहा है, कोर्स ऑन सेकेंड ARC रिपोर्ट्स, आपको मैंने कल कहा भी था कि ये मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। कल टेररिज्म पे पहला लेक्चर डाल दिया है और बाकी लेक्चर्स आज आ जाएंगे, तो आज टेररिज्म वाला ख़त्म हो जाएगा। और ये सेकेंड ARC रिपोर्ट आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। GS2, GS3 और GS4 मेरे द्वारा ही हैंड रिटन नोट्स हैं, अगर आप देखोगे ना तो दिख रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं। इसी से क्लासेस मैंने ली हैं जो मैंने खुद प्रिपेयर किया था। और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, आलस कर रहे हैं, चलो छोड़ो क्या करते हैं, है ना, आप ये समझना कि एक बार आप इथिक्स इन गवर्नेंस वाले ही लेक्चर, 3 लेक्चर मैंने डाले हैं, एक टेररिज्म वाला, ये 4 लेक्चर जब आप देखोगे यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस। इथिक्स इन गवर्नेंस वाला GS2 और 4 पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेररिज्म पे जो अभी तक मैंने लेक्चर लिया, नेक्स्ट जो लेक्चर है वो साइबर सिक्योरिटी से शुरू हो रहा है। साइबर सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। टेररिज्म की जो लगभग 4 to 5 टाइप्स है जो आपने कभी रीड नहीं किया होगा, वो ARC सेकेंड ARC रिपोर्ट के अंदर दे रखा है। तो वो GS पेपर 3 में है। GS पेपर 3 में जो टेररिज्म वाला क्वेश्चन है उसको भी आप आंसर कर पाओगे अच्छे से। अंडरस्टैंडिंग ऐसे टॉपिक्स पे आपकी काफ़ी अधिक जो है वो इंक्रीज होगी। तो ये ध्यान में रखना है, इथिक्स इन गवर्नेंस और ये सब मैंने डाल दिया है। तो ये आपको सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप के अंदर ही मिलेगा और आप लोग ज्वाइन कर लेना। अभी 30% ऑफ भी चल रहा है, तो ज्वाइन कर लेना। एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी मैं ले रहा हूँ, तो अभी इसके अलावा भी कई 2 मेजर रिपोर्ट्स है वो भी डिस्कस करूँगा। एग्रीकल्चर ऑप्शनल की बात करें तो चल रहा है, और आज फिर 14th हमारी क्लास है। 13 क्लासेस हो गई हैं, लगभग आपके 65 से 70 पेज के नोट्स बन गए हैं। अभी भी अगर आप थोड़ा डिलेमा में हो तो मैं आपको कहूँगा कि जरूर से जुड़ो। एग्रीकल्चर ऑप्शनल से बहुत हाई स्कोरिंग ऑप्शनल है, जरूर से जुड़ो और अपनी प्रिपरेशन को एक तरीके से एक विंग प्रोवाइड करो, क्योंकि अगर आप ऑप्शनल में कमांड रखते हो तो बहुत फ़ायदा है। और लेक्चर मैंने डेमो लेक्चर भी डाल दिया, 1-2 और डाल दूंगा, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। किसी को अगर कोई कन्फ्यूज़न है मन के अंदर तो वो बहुत आपके लिए हेल्प करेगा। आपका क्या बैकग्राउंड है क्या नहीं है वो सेकेंडरी है, बट मेरे द्वारा जो कंटेंट आपको 350 पेज के आसपास दोनों पेपर का मैं आपको दूंगा, उसी से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके होंगे, ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस होंगे। बहुत अच्छा आप कर पाओगे। सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप में जाना है, और एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी आप लोग जो है जरूर से गो थ्रू हो, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका। जो क्लासेस मिस्ड हैं उसका आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, व्हाट इम्पैक्ट डेमोग्राफी हैज़ ऑन इंडियन फेडरलिज्म। इंडियन फेडरलिज्म पर क्या इम्पैक्ट है जब हम डेमोग्राफी की बात करते हैं, व्हाट इम्पैक्ट इट हैज़ ऑन डेमोग्राफी। डेमोग्राफी पर क्या इम्पैक्ट है, डेमोग्राफी का क्या इम्पैक्ट है इंडियन फेडरलिज्म का। तो ये टेलीग्राम चैनल है सौरभ पांडे यूपीएससी। ये जो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो यहाँ पे आंसर सेंड करो। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ आंसर सेंड करना, कोई करे ना करे आपको करना है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, जल्द से मैं एक आकलन सीरीज लॉन्च करूँगा, और एक बार ये ARC रिपोर्ट के सारा कंटेंट हो जाए उसके बाद मैं आपके लिए आकलन सीरीज लॉन्च करूँगा। उस आकलन सीरीज में आप लोग मुझे आंसर सेंड कर सकते हैं और आपका आंसर इवेल्युएट होगा।
चलो साइंस का देखते हैं। साइंस का ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आप देखोगे तो साइंस वाले जो स्पेशल ई पेपर, मतलब द हिंदू का जो ई पेपर पब्लिश होता है उसमें साइंस का एक स्पेशल आपका सेक्शन रहता है, तो उसमें ये पब्लिश हुआ है ब्लू वॉकर 3 सैटेलाइट। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको कंटेक्स्ट देता हूँ, फिर जो लिखा है वो आप समझ पाओगे। अब यहाँ पे देखो, एक होड़ सी चल रही है सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए, अलग अलग पर्पस की बात करो तो एक होड़ सी चल रही है सैटेलाइट के कंटेक्स्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इफ़ यू टॉक अबाउट द सैटेलाइट इन जनरल, तो सैटेलाइट से रिलेटेड बहुत होड़ इसलिए चल रही है, वाई, है ना, बिकॉज हर एक पर्पज में सैटेलाइट का या स्पेस टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन बहुत इंक्रीज हो चुका है। इंटरनेट पेनिट्रेशन का भी एक ऐसा ही है, कंपनीज बहुत तेजी से ग्रो करना चाहती हैं, क्योंकि उनको पता है, जैसे मान लो हर जगह पे आप तार ले जाके तो इंटरनेट प्रोवाइड नहीं कर सकते ना, इट्स नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबिलिटी क्या होती है, इंटरनेट कैसे आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें तार के माध्यम से नहीं, बट सैटेलाइट के माध्यम से भी रिमोट एरियाज में भी सैटेलाइट मतलब जो इंटरनेट है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। देयर इज हाई पॉसिबिलिटी रिगार्डिंग दिस, मतलब इंटरनेट जो है प्रोवाइड किया जा रहा है, और जिस तरीके से एप्लीकेशन डिजिटल टेक्नोलॉजी का इंक्रीज हो रहा है, इंटरनेट का नीड डिमांड भी कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा। डिजिटल हैव्स और डिजिटल हैव नॉट्स के गैप को अगर ब्रिज करना है, तो यहाँ पे जो इंटरनेट पेनिट्रेशन है, उस इंटरनेट पेनिट्रेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ये बहुत जरूरी बन जाता है। अब ऐसे में कई कंपनीज क्या सैटेलाइट लॉन्च करती है। सैटेलाइट मान लो लॉन्च किया उन्होंने लोअर अर्थ ऑर्बिट 300-400 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से वहाँ लॉन्च किया, और वहाँ पे बहुत अधिक नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, मान लो एक कॉन्स्टलेशन बनाते हैं, किसी में 40-50-100-200 कितनी भी सैटेलाइट्स हो सकती है उस कॉन्स्टलेशन के अंदर। अब जब सैटेलाइट्स बहुत ज़्यादा होंगी और वो चमकती हैं, कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कोलिजन ना हो या जो भी रीज़न हो, तो वो चमकती काफ़ी अधिक है। तो देखो, जैसे मान लो ये सैटेलाइट लॉन्च की और इससे बहुत ज़्यादा जो रोशनी है वो आपका होगा, तो जो नेचुरल है, जैसे आप खुद देखो, अपने छत में जाते हो, अब छत में जाके रात के टाइम पे जाओ तो आप खुद इमेजिन करो, आपने नेक्स्ट टाइम पहले, मतलब आपने जो स्टार्स होते हैं ना, जैसे गांव देहात इलाकों में आप कभी अपने बुजुर्गों से या अपने घर में बड़े लोग हैं उनसे बात करोगे कि हम लोग खटिया में लेट जाते थे और लेटने के बाद ऑब्जर्व करते थे, आसमान की तरफ देखते थे और ऑब्जर्व करते थे कि देखो ये जो स्टार्स हैं, देख रहे हैं आप, स्टार्स टिम 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 हो रही हैं, वो आप देख रहे हो, लेकिन आपने ऐसा कब ऑब्जर्व किया है? तो आंसर है कि बहुत रेयर होगा कि किसी ने ऑब्जर्व किया होगा। और धीरे धीरे और भी विकास और डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जिस तरीके से तो पॉल्यूशन लेवल भी है, और दूसरा लाइट पॉल्यूशन कॉज हो रहा है। लाइट पॉल्यूशन मतलब जो लाइट का प्रेजेंस है उसमें इंक्रीज डिक्रीज देखने को मिल रहा है इन सैटेलाइट्स की वजह से भी, क्योंकि इनमें एक लाइट प्रेजेंट है, तो इससे क्या होगा कि जो विजिबिलिटी है स्टार्स की या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन है, दैट विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। ये चीज़ कहा गया। तो जैसे मान लो ये चीज़ आप देख रहे हो, एस्ट्रोनॉमी यहाँ नीचे से आपका टेलीस्कोप बड़ा सा लगा है और वो पूरा का पूरा आसमान को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन होगा, तो जो ऑब्जर्वेशन है दैट विल बी अफेक्टेड। तो हमारी जो जानकारी है रिलेटेड विथ यूनिवर्स और रिलेटेड विद डिफरेंट एस्पेक्ट, दैट विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। तो खास तौर से आपको समझना है कि ये जो प्रोटोटाइप ब्लू वॉकर 3 सैटेलाइट्स हैं, तो ये क्या है कि ये बेसिकली एक कंपनी है AST स्पेस मोबाइल, उसका ये हिस्सा है। एंड यहाँ पे इनका मेन एम क्या है कि मोबाइल या जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करना। एंड ये कहा गया कि मतलब ये चमकती इतना, इट इज बेसिकली ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट के रूप में ये दिखती हैं। अब कहा यह गया कि बहुत सारी सेम सा, जैसे मान लो स्पेस एक्स है, बहुत सारी सेम से ऑब्जेक्टिव के तहत बहुत सारी कंपनीज इसमें काम कर रही हैं, और पूरे आसमान में सैटेलाइट ही सैटेलाइट है। अब आप इमेजिन करो, और वो भी ऐसी सैटेलाइट जिसमें मतलब सैटेलाइट तो सैटेलाइट है ही, प्लस ऐसी सैटेलाइट जिनमें जो बहुत ब्राइट है, लाइट आपकी एमिट आपकी काफ़ी अधिक हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी, बिकॉज इट विल कॉज लाइट पोल्यूशन। और जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं दे आर ऑल्सो वरीड अबाउट इट, उन्होंने इशू भी जो है वो आपका रेस किया है। तो ये थोड़े पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने। नेक्स्ट देखते हैं सेशन। अगर आप लाइव देखते हैं तो आप लोग सेशन को लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। और कोशिश करें रेगुलर बेसिस में सेशन जो देख रहे हैं उसके नोट्स जो हैं वो बनाएं क्लास में, और नोट्स आपको सब्जेक्ट वाइज ही बनाना है, इन बात को आप ध्यान रखें। जो सब्जेक्ट्स आपको मेंशन्ड है उसी हिसाब से आपको नोट्स बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं, पॉलिटी का टॉपिक है, दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन फॉर द साउथ एक्लॉट फॉर द नॉर्थ। अच्छा, बहुत अच्छा टॉपिक, इसमें मेंस का प्रश्न मैंने आज आपका बनाया भी है, और इसका थोड़ा सा कंटेक्स्ट आप समझो कि इस टॉपिक में एडिटोरियल का टॉपिक है और इसमें बात क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो आज एक छोटा सा कॉलम फिजिक्स के नोबेल प्राइज पे भी आया है, तो वो मैंने कल पढ़ा दिया है।
और मेडिसिन वाला भी मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा दिया, तो कंटेंट रिपीटेड है तो उसको नहीं करना है। मेडिसिन वाला मतलब जो नोबेल प्राइज mRNA है वो डिस्कस कर लिया है। फिर ये हमने वो जो लाइट इम्पल्स वाला एटो सेकेंड वाला है वो हमने कर लिया है। आज मैं आपको केमिस्ट्री वाला नोबेल प्राइज पढ़ा दूंगा, ठीक है। और इन पर अभी डिटेल में टॉपिक्स आएंगे तो वो भी फिर हम फर्दर डिस्कस करते रहेंगे। यहाँ पे देखो कंटेक्स्ट, आप समझो कि ये टॉपिक किस कंटेक्स्ट में है। तो आप देखो जो डेमोग्राफी है मतलब जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में चेंजेस और किस तरीके से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रेजेंस है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो प्रेजेंस है आप कह सकते हो किसी स्टेट का, वो अफेक्ट होता है। इसको थोड़ा सा मैं आपको कंटेक्स्ट देता हूँ और उसके बाद जो इसमें आर्गुमेंट्स बहुत अच्छे लिखे हुए हैं वो डिस्कस करते हैं। अब इसमें समझो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रेजेंस की हम बात कर रहे हैं। अब जैसे मान लो नदर्न पार्ट है, यूपी बिहार ये वाला इलाका, पॉपुलेशन बहुत अधिक है, पॉपुलेशन काफ़ी अधिक अगर आप सदर्न स्टेट से कंपेयर करो। काफ़ी समय पहले फैमिली प्लानिंग वाला सिस्टम इम्प्लीमेंट करने की बात की, सदर्न स्टेट्स ने इम्प्लीमेंट किया, पॉपुलेशन उनकी रिड्यूस भी हुई। अब देखो जैसे मान लो फाइनेंस कमीशन है, और फाइनेंस कमीशन ने क्राइटेरिया बना दिया, एक जो पैसा एलोकेट किया जाता है तो उसमें एक क्राइटेरिया पॉपुलेशन भी रख दिया। तो जिन स्टेट्स ने पॉपुलेशन को मैनेज करना, पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए कदम उठाए, उनको तो इकोनॉमिक पेनलाइज हो गए वो, कि जो स्टेट्स की पॉपुलेशन बहुत अधिक उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, जो स्टेट्स की पॉपुलेशन कम है उनको कम पैसा मिल रहा है, ये कंसर्न है। तो दूसरा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी है कि जो जैसे प्रयास ये है कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसे जहाँ जितनी पॉपुलेशन नंबर ऑफ सीट्स उतनी अधिक, तो जिन स्टेट्स ने पॉपुलेशन को स्टेबलाइज किया उनको नुकसान हो जाएगा। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी मतलब जो उनकी सीट्स हैं पार्लियामेंट के अंदर, दैट विल ऑल्सो रिड्यूस, दैट इज ऑल्सो मैटर ऑफ कंसर्न। तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट है दैट विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। तो कहीं ना कहीं अगर डेमोग्राफी की बात करें तो हम ये कोशिश करते हैं, वी ऑल्सो से, कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए स्टेप्स लेने की जरूरत है, बट जो स्टेट्स कदम उठा रहे हैं उनको इतना अधिक बेनिफिट नहीं है। ये पॉइंट आपका हाईलाइट किया। अब यहाँ पे देखो कहा गया कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले इन्होंने बात की है आर्टिकल 81 की, दे हैव टॉक्ड अबाउट दिस आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 81। आर्टिकल 81 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके अकॉर्डिंग जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो शुड बी इक्वल बाय द साइज ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पे ये है, मतलब कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होती है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है, चाहे वो यूपी में हो, चाहे केरला में हो, कर्नाटका में हो, वो रिप्रेजेंट करे सिंगल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, मतलब सेम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। तो अगर मान लो कहीं पॉपुलेशन बहुत अधिक है तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत ज़्यादा होगी, कहीं पॉपुलेशन कम है तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज कम होंगी। सो 1971 का जो सेंसस है, नंबर ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर स्टेट्स वॉज डिटरमाइन किया गया, मतलब जो 1971 का सेंसस था और उसको नेक्स्ट 25 ईयर के लिए फ्रीज कर दिया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ये प्रीलिम्स का इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। 2001 में 84th अमेंडमेंट एक्ट जो आया उसके तहत इसको 2026 तक आपका फ्रीज कर दिया गया। अब आप समझो वुमेन रिजर्वेशन बिल पर भी मैंने चर्चा जब की थी तो यही कहा गया था कि जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, तब तक जो एक प्रकार से रिजर्वेशन है वुमेन के लिए वो इतना जल्दी से इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। और उसके पीछे रीजन क्या है? एक रीजन आपका 84th अमेंडमेंट एक्ट भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि 84th अमेंडमेंट एक्ट इस समय न्यूज में था, वो क्या है, तो वी नीड टू नो अबाउट इट कि 84th अमेंडमेंट एक्ट क्या है। सो थ्रू द 84th अमेंडमेंट एक्ट द फ्रीज ऑन द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है, मतलब कितनी नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसे 2026 तक के लिए आपका फ्रीज कर दिया गया। दूसरा, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वेरी कर रहा है, जैसे हिंदी स्पीकिंग मतलब नदर्न और सदर्न स्टेट्स की अगर हम बात करें तो उसमें अलग जो पॉपुलेशन जो है आप कह सकते हैं जो ग्रोथ है वो डिफर कर रहा है। 1971 से 2011 तक अगर देखा जाए बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पे अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन आपकी 48.2% इंक्रीज हुई है। सदर्न स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पे रिड्यूस हुई है 24.9 टू 21.2। देखो कंसर्न इनका क्या है? कंसर्न यही है कि इन्होंने जो भी कदम उठाए पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए, उसके लिए तो इन्हें पेनलाइज हो जाएंगे। मतलब मान लो अभी दोबारा से डिलिमिटेशन होगा 84th अमेंडमेंट एक्ट के तहत, तो अभी आपने 2026 तक फ्रीज कर दिया, उसके बाद आफ्टर दैट उसके बाद क्या होगा? नई डिलिमिटेशन होगा, उस पर पॉपुलेशन कंसिडरेशन होगा, तो इनको नंबर ऑफ सीट्स और कम मिल जाएंगे, तो इनका नुकसान होगा। ये कंसर्न जो है वो आपका रेज किया गया है, अगर है ना। तो यहाँ पे कहा गया कि लगभग नदर्न स्टेट्स को तो 37 सीट्स गेन होगा और जो सदर्न स्टेट्स उनको 23 सीट्स आपका
लॉस होगा। तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। ये है। दूसरा कहा गया कि ये एक अच्छा आर्गुमेंट दिया गया कि जैसे मान लो आप कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाते हो, इफ़ यू आर मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर हम क्यों ये हाईलाइट करते हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी एक इक्वल जो है पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। अगर मान लो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी 10,000 लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, तो कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से हो, जो कि ऑल्दो वो बहुत पुराने सेंसस पर बेस्ड है, बट कैलकुलेशन कुछ इस तरीके की होगी कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी 10,000 पॉपुलेशन को ही रिप्रेजेंट करे। और इसके पीछे थिंकिंग क्या है कि हर 1 पर्सन 1 वोट। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट हमारा जो एक सिस्टम हम जो फॉलो करते हैं, दैट वी कॉल इट एज द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो 3 लोग हैं, ठीक है, 1 2 और 3, मतलब 3 लोग हैं, ए बी और सी, 3 लोग हैं। अब इन 3 लोगों में से भले इसको मिले मान लो 40 वोट, इसको मिले 38 वोट, इसको मिले 20 वोट, और है ना, तो यहाँ पे 40 वोट, 38 वोट और 20 वोट, तो जीतेगा कौन? ये जीतेगा। भले 2 सीट्स ही ज्यादा मिली, दो वोट्स ही इसको ज्यादा मिले, बट ये जीत जाए। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि मान लो 100 वोट है तो 100 में से 50 + 1 है, मतलब 50% आपको वोट मिले। अगर मान लो नंबर ऑफ मेंबर्स 10 लोग भी हो जाए, 10 लोग भी हो जाए और उसमें एक को 11 मिल जाए और बाकियों को 8 8 9 9 मिले, तो उसमें भी जिसके 11 हैं, 100 में से 11 वोट्स हैं, वही जीतेगा। तो हम इस सिस्टम को बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। वी कॉल इट एज फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। सो इवन ये कहा जाता है कि इस सिस्टम की वजह से इवन जो लेस देन 1/3 वोट्स भी जिनको मिलेगा वो भी इलेक्ट हो सकता है। तो एक तरफ हम ये कहते हैं कि 1 पर्सन 1 वोट, इसका मतलब जो भी मेंबर होगा इलेक्ट होकर आएगा वो अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन उसका होना चाहिए। लेकिन वी आर अ मल्टी पार्टी सिस्टम, और इसमें इवन 1/3 वोट भी या उससे भी कम किसी को वोट मिले वो भी आपका इलेक्ट हो सकता है, बिकॉज ऑफ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। और जैसे मान लो फैमिली प्लानिंग की बात की जाए, तो जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि जिन स्टेट्स ने स्टेप्स लिए पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, जो है उनका ये मानना है कि हमें तो इस चीज़ के लिए हम तो पेनलाइज हो रहे हैं, हमारा इकोनॉमिक भी लॉस है, हमारा पॉलिटिकल लेवल पे भी जो है लॉस है। तो हमने बहुत सारे प्रयास किए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सदर्न स्टेट्स का व्यू पॉइंट है, तो हमें तो इसका कोई बेनिफिट मतलब इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सेंस में इतना नहीं है। फिर पॉपुलेशन इन फिजिकल ट्रांसफर। अब देखो इसमें कहा गया कि देखो आपका फाइनेंस कमीशन का गठन होता है एज पर आर्टिकल 280 के तहत होता है। अब फाइनेंस कमीशन जब पैसा डिस्ट्रीब्यूट करता है, जैसे मान लो जो भी कमाई सेंटर के द्वारा किया जाता है, तो वो पैसा डिविजिबल पूल का हिस्सा बनता है, और उस पैसे को किस तरीके से स्टेट्स को देना है, सर्टेन अमाउंट किस तरीके से जो नेट प्रोसीड्स है वो किस तरीके से सेंटर से स्टेट्स को देना है, सेंटर से स्टेट्स को देना है। तो अगर आप सेंटर से स्टेट्स को पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, ध्यान समझना, तो वो फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन है। उसमें एक क्राइटेरिया जो है रखा गया वो पॉपुलेशन है। तो अब जिसकी ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा पैसा मिलेगा, तो इकोनॉमिक लॉस भी सदर्न स्टेट्स को है। तो यहाँ पे फाइनेंस कमीशन ने जो एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू अमंग स्टेट्स, यहाँ पे 2 टर्म होते हैं, 2 टर्म यूज होते हैं, इसको आप ध्यान रखना। एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? सेंटर से स्टेट को, और स्टेट्स के बीच में जो पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। वी यूज दिस टर्म कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन भी स्टेट्स के बीच में पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो भी बेसिकली आपका डिफाइंड फाइनेंस कमीशन के द्वारा किया जाता है। तो पॉपुलेशन एंड पर कैपिटा इनकम, ये 2 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं। अब सपोज करो किसी स्टेट की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और उसकी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन मान लो किसी स्टेट्स की 2 करोड़ है और किसी स्टेट की 22 करोड़ है, तो ऑफकोर्स उसकी पर कैपिटा इनकम कम होगी, क्योंकि जीडीपी से जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन डिवाइड करोगे तो पर कैपिटा इनकम जो है वो आपकी जो है वो रिड्यूस होगी। अब किसी फैमिली में 5 लोग हैं और कमाई हो रही है 1 लाख रुपए, तो 20-20 हज़ार रुपए एक के उसमें आए, और किसी के यहाँ पे 20 हज़ार रुपए कमाई है और 10 लोग हैं, तो मतलब 20 लोग हैं, तो क्या होगा? तो एक हज़ार रुपए एक के उसमें आएगा। तो ये क्या, पर कैपिटा जो इनकम है वो भी पॉपुलेशन पे निर्भर करती है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी कम पर कैपिटा के चांसेस आपके रहते हैं। तो ये भी आपका हाईलाइट किया गया। फिर यहाँ पे कहा गया, जैसे फॉर एग्जांपल
जो टर्म ऑफ जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसमें ओपनली डिक्लेयर किया गया 2011 पॉपुलेशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला, और इसकी वजह से सदर्न स्टेट्स को काफ़ी जो है थोड़ा लॉस देखने को मिला, क्योंकि सदर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन कंपेरेटिवली आपकी लेस थी। दूसरा फैक्टर्स जो है, मान लो करंट पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला में लेकर आना, जैसे इनका ये था कि चलो 71 के टाइम पे, मतलब जो पहले की सेंसस को आपने फ्रीज किया था उस टाइम पे चलो इतना अंतर नहीं था। अब इस बीच में इन्होंने बहुत सारा प्रयास किया जिसके माध्यम से इनकी पॉपुलेशन, सदर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन रिड्यूस हुई है और नदर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन बढ़ी है। तो अब जब ये प्रेजेंट पॉपुलेशन को जो फाइनेंस कमीशन ने कंसिडर किया 2011 की पॉपुलेशन को, तो इससे इनको काफी अधिक इकोनॉमिक लेवल पे भी लॉस हुआ, ऐसा जो है ओपिनियन आपका दिया गया। सो पर कैपिटा इनकम की अगर बात करें तो जैसे जिनका जितना अधिक पॉपुलेशन है उनको उनके पर कैपिटा इनकम उतनी जो है लेस होगी। मान लो केरला कर्नाटक है, इनकी जीडीपी बहुत अधिक है अगर देखा जाए, और पॉपुलेशन कम है तो पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी। अब जिनकी कम है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जीडीपी भी इतनी अधिक नहीं, तो पर कैपिटा इनकम लेस होगी। तो अब जिसके पास कम पैसा है, ज़्यादा पॉपुलेशन, तो उनको ज़्यादा पैसा दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन भी फेवर कर सकता है उन स्टेट्स को। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप लोग जैसे अगर आप लिखते हो ना, जैसे मान लो मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ तो पीछे बैकग्राउंड में कंटेंट आपको दिख ही रहा है, तो आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो मैं इसको एक एक करके रीड करके और वैसे करता हूँ तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो अभी मैं, अगर मेरा प्रयास यही है कि जो कंटेंट आप लोग है वो कंटेंट पीछे लिखा हुआ है, तो इस कंटेंट को आप नोट डाउन कर लो। आपके पास पॉज करने का ऑप्शन होता है, तो पॉज करके आप नोट डाउन कर लो, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये एक टॉपिक है, इसमें एक जैसे क्लाइमेट चेंज और कार्बन एमिशन, ग्लोबल वार्मिंग, इस पर तो हमने बहुत चर्चा कर रखी है। इसमें एनसी एक सिस्टम है, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड देयर इज दिस कंसेप्ट ऑफ अ क्लाइमेट पॉली क्राइसिस। अब देखो एक नया शब्द आपको मिला, क्लाइमेट पॉली क्राइसिस। ठीक है, तो यहाँ पे आप एनवायरमेंट कैटेगरी में इस टॉपिक को नोट करो, राइट डाउन अंडर एनवायरमेंट कैटेगरी। तो यहाँ पे आप टॉपिक लिखो, दैट इज क्लाइमेट पॉली क्राइसिस, क्लाइमेट पॉली क्राइसिस एंड एनसीए। ठीक है, ये टॉपिक आप नोट करो, क्लाइमेट पॉली क्राइसिस एंड एनसीए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट कर लो। और नया टर्म आपको सीखने को मिल रहा है, क्लाइमेट पॉली क्राइसिस, एनवायरमेंट कैटेगरी में इसको नोट करना है। ठीक है, नोट इट डाउन। चलो लेट्स डिस्कस, पहला इस टर्म को समझते हैं। अगर आप सेशन लाइव देख रहे हैं या जब भी देख रहे हैं, लाइक बटन प्रेस करें, उसमें आलस ना करें। एटलीस्ट 1000 लाइक तो होना ही चाहिए। और आप लोग सेशन देखते हैं, लाइक बटन प्रेस करने में क्या लगता है, मतलब ये तो आप मानो कि क्या बोला जाए उसमें, मतलब लेस देन टाइम ही कहाँ लगता है ना। बट आप लोग सोचते होंगे यार कौन करे, अपना तो काम निकल रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, या कमेंट क्यों करें, हमारा क्या चाहता है इसमें। आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट, क्योंकि देखो सिंपल सा डायरेक्ट बात है कि ये यूट्यूब का एल्गोरिदम आप समझो। यूट्यूब को कोई मतलब नहीं है कि वो कंटेंट क्या डिलीवर हो रहा है, यूपीएससी का कंटेंट है या कैसा कंटेंट है। उनको लाइक और कमेंट और इंगेजमेंट के बेसिस पे ही जो चैनल का ग्रोथ है वो डिटरमाइन होता है। तो इतना तो आप कंट्रीब्यूट बिल्कुल कर सकते हैं कि अगर आप सेशन देख रहे हैं तो उस पर लाइक बटन प्रेस करें, शेयर करें, ये तो जिम्मेदारी बन जाती है। बट चलो लेट्स सी, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं क्लाइमेट पॉली क्राइसिस, ये टर्म है, ये टर्म जो पॉपुलर है किया गया है बाय एडम टूजे। इसका मतलब क्या है कि interconnected and compounding crises related to climate change that are affecting the planet, not just a few sectors but across the several sectors and domains। तो यहाँ पे कहा गया, जैसे मान लो अभी मैंने कल ही डिस्कस किया था इंटरकनेक्टेड डिजास्टर, एक टर्म आपको पढ़ाया था कल या परसों में, मैंने डिस्कस किया था। अब मान लो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस क्लाइमेट चेंज की वजह से उसका जो इम्पैक्ट है, क्योंकि देखो इवन क्लाइमेट चेंज है, अगर कहीं टेम्परेचर बढ़ रहा है उसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर में भी होगा, उसका इम्पैक्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी होगा, उसका इम्पैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी होगा, उसका इम्पैक्ट सर्विस सेक्टर में भी होगा, हमारे हेल्थ में भी होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इंटरकनेक्टेड एंड कंपाउंडिंग क्राइसिस, इट मीन्स क्योंकि एक क्लाइमेट चेंज हो उसकी वजह से बहुत सारे डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, और उस डिफरेंट इम्पैक्ट से जो क्राइसिस है वो मल्टीप्लाई आपका हो रहा है। ये एक प्रकार से, तो यहाँ पे कई प्रकार के इम्पैक्ट होंगे क्लाइमेट चेंज का, जैसे मान लो राइजिंग टेम्परेचर, सी लेवल राइज, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, इसका इम्पैक्ट सामाजिक लेवल पे, आर्थिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे राइज होगा। अब जैसे मान लो कि मैंने आपको पढ़ाया रखा था कि जैसे सी लेवल राइज होगा, सपोज सी लेवल राइज अगर होता है ना, सी लेवल राइज होता है, तो ये सी लेवल राइज है। अगर सी लेवल राइज, ये बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है,
यहाँ से अगर सी लेवल राइज होगा तो जो नमकीन पानी है वो इस तरीके से इधर मूव करेगा, मतलब खारा पानी है, खारा पानी यहाँ से होगा, पूरी की पूरी जो सॉइल है, पूरी की पूरी जो सॉइल है वो सॉइल क्या खारी हो जाएगी, मतलब सॉल्टी हो जाएगी। और सॉल्टी होने के बाद सपोज करो ये पूरी की पूरी जो सॉइल है वो आपकी सॉल्टी हो जाएगी। सॉल्टी होने के बाद जो आप कह सकते हैं पूरी सॉइल डैमेज हो जाएगी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी अफेक्ट होगी, सब कुछ होगा। फिर लोग यहाँ से माइग्रेट करना शुरू कर देंगे, ये सब देखने को मिलेगा। इस बार आई थिंक इस पे आपका प्रश्न भी था। तो फिर सामाजिक इम्पैक्ट होगा, लोग माइग्रेट करके दूसरी जगह जाएंगे, फिर वहाँ पे कई प्रकार के सामाजिक कन्फ्लिक्ट, कल्चरल कन्फ्लिक्ट देखने को जो है मिलेगा। तो ह्यूज इम्पैक्ट जो है क्लाइमेट चेंज, या आप कह सकते हैं कि जो ये सी लेवल राइज है, हाई टेम्परेचर है, तो उसको देखने को मिलता है। तो ये इसे हम क्लाइमेट पॉली क्राइसिस भी कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे इंडिया का एनर्जी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, हेल्थ, माइग्रेशन, फूड प्रोडक्शन, ये सब कुछ इम्पैक्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज से। मान लो बहुत अधिक अधिक टेम्परेचर है तो इससे क्या होगा, जैसे अभी कुछ समय पहले ये कहा गया कि अगर टेम्परेचर हाई की वजह से आपकी जो पैदावारी है, पैदावारी खास तौर से अगर आप देखोगे जो जो पैदावारी है खास तौर से वीट की पैदावारी है, वो आपकी काफ़ी हद तक अफेक्ट हुई है। वीट की जो पैदावारी दैट हैज़ बीन अफेक्टेड। हेल्थ, नए नए डिजीजेज आ रहे हैं, लोग माइग्रेट कर रहे हैं, है ना, माइग्रेट कर रहे हैं यहाँ से, एनवायरमेंटल माइग्रेशन है। और एनर्जी की बात किया जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम जो है जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत ह्यूज इम्पैक्ट है। और बिकॉज ऑफ दिस एस्पेक्ट, अब यहाँ पे देखो क्या कहा गया कि यहाँ पे आपके पास यू हैव अ क्लाइमेट पॉली क्राइसिस, यू हैव अ क्लाइमेट पॉली क्राइसिस। व्हेन यू हैव अ क्लाइमेट पॉली क्राइसिस, इसका जो इम्पैक्ट है इसको डील करने के लिए वी नीड अ हॉलिस्टिक अप्रोच। हमें क्या चाहिए, वी नीड अ हॉलिस्टिक अप्रोच। इसको क्या, हमें क्या चाहिए, हॉलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है। ठीक है, तो एक तरफ आपका क्लाइमेट पॉली क्राइसिस जो है उसके लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड अ हॉलिस्टिक अप्रोच। तो यहाँ पे सबसे जरूरी क्या है कि अगर आप जैसे सबसे आपको पता है कि क्लाइमेट पॉली क्राइसिस आ रही है, हमें एक कॉम्प्रहेंसिव हॉलिस्टिक अप्रोच चाहिए। तो हमें ये देखना है कि एक हमारे पास सिस्टम होना चाहिए जिसके माध्यम से हमें ये पता चले कि क्या क्या ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट पे वो पड़ रहा है। जैसे आपके पास नेशनल कार्बन अकाउंटिंग सिस्टम आपका एग्जाम्पल दिया गया है। अब इसमें क्या है कि पूरा का पूरा जो एंटायर नेशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिविजुअल से हाउस होल्ड से लेके, इसमें क्या एक अकाउंटिंग फ्रेमवर्क लेकर आया जाएगा। और मतलब कई प्रकार की जो ह्यूमन एक्टिविटी है, नॉन ह्यूमन एक्टिविटी है, ऐसे बहुत सारे जैसे हमारे द्वारा कार्य है या दूसरी जिन के जो कार्य हैं उनकी वजह से ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ता है, या कैसे वी कैन से जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, या क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है, ये सब कुछ आपका नेशनल कार्बन अकाउंटिंग के अंदर रखा जाए। मतलब जहां भी कार्बन एमिशन जिस भी एक्टिविटी की वजह से होगा दैट विल बी देयर, वो आपका पूरा उसमें रहेगा। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट लेकर आया गया, कार्बन बुक होना चाहिए। इससे इंडिविजुअल से लेके बिजनेस से लेके हर, जैसे मान लो कोई बिजनेस रन कर रहा है, उसका कार्बन बुक में उसने हाईलाइट किया कि उसने ये एक्टिविटी की, इससे इतना कार्बन एमिशन हुआ, ये सब कुछ आपका हाईलाइटेड रहेगा। तो ये क्या है कि एक एग्जांपल आप कोट कर सकते हो, दैट इज नेशनल कार्बन अकाउंटिंग सिस्टम। नेशनल कार्बन अकाउंटिंग सिस्टम के माध्यम से हम क्लाइमेट पॉली क्राइसिस को डील कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास एक होलिस्टिक जानकारी होगी, इंडिविजुअल से लेकर बिजनेस से एक्टिविटी, ह्यूमन से लेकर नॉन ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में। उसके माध्यम से हमारी जो जानकारी है दैट जानकारी विल इंक्रीज, मतलब हमारी अवेयरनेस है वो बढ़ेगी, और वी कैन टेक अ सर्टेन जो स्टेप्स है वो हम ले सकते हैं। जैसे मान लो हम आई थिंक कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो क्योंकि अगल बगल कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, तो कोई डिस्टर्बेंस होगा तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि नेशनल कार्बन अकाउंटिंग ये जरूरी है बिकॉज इट कैन फैसिलिटेट, जो हम चाह रहे हैं कि हम एक कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ हम रीच करें बाय 2070, मतलब जीरो कार्बन एमिशन हो बाय 2070। तो इसके लिए पहले हमें ये जानना तो है कि कितना कार्बन एमिशन इंडिविजुअल से लेके बिजनेस से लेके हर जगह पे कितना अधिक कार्बन का एमिशन हो रहा है, उसके बाद ही तो हम बाकी चीज़ें प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे चाहे हमारा कितना जीडीपी ग्रोथ है और सारी चीज़ें हैं उसके बारे में हम जान पाएंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ट्रायो विन केमिस्ट्री नोबेल फॉर क्वांटम डॉट। तो यहाँ पे नोबेल लॉरेंट है केमिस्ट्री में जिनको नोबेल प्राइज मिला है, तो इसमें आपका माउगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी आई एक्यूम्यू, ये आपके हैं जिनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला है 2023 में। और किस एरिया में जो है मिला है, बिकॉज दे हैव सक्सीडेड इन प्रोड्यूसिंग पार्टिकल्स
सो स्मॉल दैट द प्रॉपर्टीज आर डिटरमाइंड बाय क्वांटम फेनोमेना। अब देखो कल भी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था फिजिक्स में जो मिला था उसमें भी क्वांटम कंप्यूटिंग से मैंने आपको लिंक किया था कि कैसे वो हेल्प करेगा या क्वांटम टेक्नोलॉजी को। अब इन्होंने भी इतना छोटे पार्टिकल्स डेवलप किए हैं। देखो क्वांटम शब्द जब आप यूज करते हो, इस चीज को समझना आप लोग, जब आप क्वांटम शब्द यूज करते हो, व्हेन यू आर यूजिंग दिस टर्म क्वांटम, इसका मतलब क्या है? इट इज बेस्ड ऑन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इट इज बेस्ड ऑन सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक मतलब जैसे एटम, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इनकी प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करना है ना, तो ये आपका क्वांटम मैकेनिक्स इसे हम कहते हैं। और जो इस पर बेस्ड होगा, जैसे मान लो कंप्यूटर इस सेम कंसेप्ट पे बन रहा है, उसे हम क्वांटम कंप्यूटिंग बोलेंगे। वी विल यूज दिस टर्म कॉल्ड एज क्वांटम कंप्यूटिंग। तो जो नोबेल लॉरेंट है केमिस्ट्री में, उन्होंने सक्सीड किया है प्रोड्यूसिंग पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल्स इतने छोटे जिसके माध्यम से कि जो आप कह सकते हैं जो क्वांटम फेनोमेना है उसको डिटरमाइन किया जा सकता है। एंड ये जो पार्टिकल्स इन्हें बोला क्या गया है, दैट इज क्वांटम डॉट्स। ठीक है, तो आगे और भी डिस्कस करेंगे और ये बहुत हेल्पफुल है इन नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी में इसका अभी सब और डिटेल में काफ़ी चीज़ें आएंगी, तब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स हैं, इसमें इनका इस्तेमाल टीवी स्क्रीन में, एलईडी लैम्प्स में, ऐसा बहुत सारी जगहों में, इवन जो सर्जन हैं, जैसे मान लो टिश्यू है, कैंसरस टिश्यू, उसको सही से वो दिखे, तो जो आपका ट्यूमर टिश्यू है उसके बारे में वो विजिबिलिटी रहे उसकी सर्जन के लिए, तो वो भी पॉसिबल आपका जो है वो हो सकता है। सो क्वांटम डॉट्स क्या है, जैसे जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें ये देखो, आपने इतने स्मॉल पार्टिकल्स जनरेट किए, जैसे मान लो ये क्वांटम डॉट्स हैं, ये अलग अलग साइज के क्वांटम डॉट्स हैं, 2, 2.5, 3, 5, 6, इस टाइप के क्वांटम डॉट्स। अब इसमें जैसे मान लो ब्लू लाइट पड़ती है, ब्लू लाइट आपकी पड़ेगी तो अलग अलग तरीके की एमिटेड लाइट होगी। अगर आप देख सकोगे ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग, ये लाइट जो एमिट हो रही है, अलग अलग लाइट एमिट हो रही है, वो किस पर निर्भर करती है? डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ दिस क्वांटम डॉट्स। तो ये इनका एप्लीकेशन है। तो जैसे एलईडी है या जो टीवी है उसमें, उनमें स्क्रीन में इन क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे अगर देखा जाए, जैसे मान लो ये 2 नैनोमीटर, 3 नैनोमीटर, 4 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर के डिफरेंट डिफरेंट क्वांटम डॉट्स हैं, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स आपके हैं। अब इसमें क्या है कि ये जो क्वांटम डॉट्स हैं, ये भी आप समझना कि ये जो भी क्वांटम डॉट्स हैं, इनमें सेमी कंडक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। दे हैव अ सेमी कंडक्टर क्लस्टर्स। सेमी कंडक्टर में की अगर बात करें तो इनमें सेमी कंडक्टर एटम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और उसमें मान लो ये सेमी कंडक्टर फिर एडिशनल एक कोटिंग और सेमी कंडक्टर की जो है की जाती है। फिर उसके बाद आउटर लेयर में एक लिपिड की कोटिंग की जाती है। ठीक है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन काफी सारे लेवल पे इस टाइप से डेवलप किया जा सकता है। और फिर जैसे मान लो लाइट के बेसिस में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है या जानकारी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो क्वांटम डॉट्स हैं, इन क्वांटम डॉट्स का डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में काफ़ी अधिक एप्लीकेशन आपका बढ़ जाता है। तो ये जो इस बार के साइंटिस्ट हैं जिन्हें ये नोबेल प्राइज मिला है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द क्वांटम डॉट्स, तो इसका इस्तेमाल लाइट एमिटिंग डायोड्स में, बायोमेडिसिन, एनवायरनमेंट, फोटोवोल्टिक सेल्स जो सोलर लाइट्स के लिए होता है, और ये कैटालिसिस केमिकल रिएक्शन के अंदर, ये सब चीज़ों में आपका हो सकता है। बहुत सारे लेवल पे इनका एप्लीकेशन है। क्लिनिकल लेवल पे है, डिटेक्शन जेनेटिक डिजीज के अंदर है, ड्रग डिलीवरी के अंदर है, इम्यूनो बायोसेंसिंग, बहुत सारे एरियाज। अब देखो इस बार भी एआई के ऊपर प्रश्न आया था। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन हेल्थ और इन सब में पढ़ा रखा था मैंने, और प्रश्न आया था। अब फ्यूचर में ये क्वांटम डॉट्स के एप्लीकेशन पे प्रश्न बना देंगे 10 नंबर का। अब आपके ऊपर है कि आप इसको नोट डाउन करें और इसको जो है आप थोड़ा सा रिवाइज और ये सब करें आपका। ठीक है, इनको ऊपर और डिस्कशन हम लोग करेंगे, सेपरेट टॉपिक बनते हैं। चलो प्रीलिम्स के टॉपिक्स देखते हैं। अगेन आई एम स्टेटिंग, जो सेशन लाइव देख रहे हैं लाइक बटन जरूर से प्रेस करें, या जो बाद में भी देखते हैं वो भी जरूर से लाइक करें, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। सो यहाँ पे देख लो, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंटिंग ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी है, कोफोसा एक्ट है। इट इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास्ड इन 1974 ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंदिरा गांधी, trying to retain foreign currency and prevent smuggling. It was economic adjunct to the controversial Maintenance of Internal Security Act, which was enacted in 1971. The appropriate government shall establish advisory board to assist the government on matters related to detention of the persons and prepare reports regarding the same. कितने करेक्ट हैं? यहाँ पे देखो कि ये जो आप कह सकते हैं कि ये जो एक्ट है अबाउट दिस एक्ट, तीनों स्टेटमेंट है, ये 1974 में पास हुआ। और जो फॉरेन करेंसी, ट्राइंग टू रिटेन द फॉरेन करेंसी एंड प्रिवेंट स्मगलिंग, फॉरेन करेंसी को रिटेन करना और स्मगलिंग को प्रिवेंट करना। और यहाँ पे जैसे
मीसा करके एक एक्ट है, उसको 1978 में हटाया गया था। और ठीक है, तो दिस मीसा वाज रिपील्ड इन, है ना, दिस लॉ स्टिल इन फोर्स। कोफे पोसा एक्ट 1974 की जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो एक एडवाइजरी बोर्ड बनाएगी जिसके तहत जो भी पर्सन है, डिटेंशन ऑफ अ पर्सन एंड प्रिपेयर रिपोर्ट रिगार्डिंग द सेम। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शेल फॉर्म एडवाइजरी बोर्ड टू परफॉर्म द फंक्शनल मेंशन। डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे जो फंक्शंस मेंशनड है ना। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो एक एडवाइजरी बोर्ड का गठन करेगी जो गवर्नमेंट को असिस्ट करेगी मैटर रिलेटेड टू डिटेंशन ऑफ अ पर्सन एंड प्रिवेंट प्रिपेयर रिपोर्ट्स रिगार्डिंग द सेम। और किससे रिलेटेड? फॉरेन करेंसी और स्मगलिंग को प्रिवेंट करने के लिए। ये तीनों ही स्टेटमेंट्स इसमें आपके, ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आंसर इसका ये होगा, ठीक है। तो ये अगर आप देखोगे तो द इंडियन एक्सप्रेस इसके अंदर आया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कोबोम्बा फुरकुटा, इसको येलो ब्लूम भी कहते हैं ड्यू टू मैसिव फ्लावरिंग। एलियन प्लांट्स दैट आर इन्वेसिव पोज अ मेजर थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी both in the terrestrial system as well as aquatic landscape. Kabomba, which require large quantity of oxygen for its growth, will choke water bodies and drainage canal। तो करेक्ट आपको बताना। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें लिखा है कि इट इज नोन एज येलो ब्लूम। इसे येलो ने पिंक बोलता है। अगर आप उधर डायग्राम देखोगे इसे पिंक बूम बोलते हैं। और ये क्या है, जैसे कई प्रकार के, जैसे कॉम्बो फुरकुटा, तो कॉम्बो फुरकुटा ये इसे हम पिंक ब्लूम भी बोलते हैं, जैसे ये है। और एलियन प्लांट्स, मतलब इस जगह के जो प्लांट्स नहीं है, इस हैबिटेट में नहीं है और दूसरे हैबिटेट में जाके बहुत तेजी से स्प्रेड करते हैं और फिर ये स्प्रेड करके मान लो कोई वाटर बॉडी है वहाँ प्रेजेंट हुए, इस प्रकार के नंबर उनके इंक्रीज हो, फिर मरते हैं। फिर एक कंसेप्ट हमने पढ़ा यूट्रोफिकेशन जैसा, फिर वो ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है वाटर बॉडी में उसका इस्तेमाल किया जाता है और फिर डिकम्पोजिशन है, वो डिकम्पोजिशन होता है। ऑक्सीजन का जो प्रेजेंस है खास तौर से जो वाटर बॉडी में वो रिड्यूस होगा, इससे जो मैराइन इकोसिस्टम है वो अफेक्ट, मतलब जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो अफेक्ट होता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कोल वेटलैंड ऑफ केरला फेस थ्रेट ऑफ एलियन प्लांट्स। ये एलियन प्लांट्स मतलब उस जगह के जो प्लांट्स नहीं, ऐसा नहीं कि दूसरे प्लैनेट से हैं। कोल वेटलैंड्स के बारे में देखें तो इट इज अ वेटलैंड लाइंग इन थ्रिसूर एंड मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट इन केरला। It gives 100% of the Kerala rice requirement and act as a natural drainage system for few cities. The coal wetland is one of the largest, highly productive and threatened wetlands in Kerala and it comes in Central Asian flyway of migratory birds. तो यहाँ पे आप देखना कि it gives 40% of the Kerala राइस रिक्वायरमेंट। इसमें लिखा 100%। 100% कैसे एक जगह दे सकता है, लॉजिक भी लगाओगे। 40%, तो ये कोल वेटलैंड थ्रिसूर में, मतलब केरला में लोकेटेड है। 40% केरला का राइस रिक्वायरमेंट यहाँ से आता है और हाईली प्रोडक्टिव रीजन के रूप में कंसिडर होता है। और बर्ड्स के जो मूव करती हैं, जैसे वहाँ देखो बहुत सारी बर्ड्स बैठी हुई हैं, तो रास्ते में पड़ता है तो यहाँ पे काफ़ी सारी बर्ड्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर है ओनली 2, मतलब 2 स्टेटमेंट्स आपके जो है इसमें सही हैं, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। अब मैंने जो सेकेंड ARC का मेरा कोर्स चल रहा है, डाउनलोड सौरभ पांडे UPSC ऐप, चौथी रिपोर्ट अपलोड कर दी है, रिपोर्ट्स ऑन, मतलब ये चौथा लेक्चर आ चुका है, रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म पे मैंने कर दिया। जिन्होंने नहीं किया जरूर से ज्वाइन करें, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है सेकेंड ARC का। सौरभ पांडे UPSC ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करके सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल पे सेंड करना। व्हाट इम्पैक्ट डेमोग्राफी हैज ऑन इंडियन फेडरलिज्म, ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको अपने आंसर को सेंड करना है। और एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी चल रहा है, उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास आज 11 बजे आपको होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का रास्ता आपके लिए ओपन होता है कि बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप जुड़ें इससे, एग्रीकल्चर ऑप्शनल से। ये भी क्लासेस मेरी चल रही हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और सेशन को जरूर से लाइक करें। थैंक यू एवरीवन।